आज हम कृतिका का अध्याय नंबर 4 माटी वाली पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल की वीडियो में हमने माटी वाली का पेज नंबर 42, 43, 44 को पढ़ा था। आज हम अपनी कृतिका की बुक का 45 पेज से पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, ऊपर के पैराग्राफ से ही देखिए, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अगर अब जिस घर में जाओ वहाँ तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ये बच्चों किसके बारे में वर्णन किया गया है? ये उस ठकुरायन ने जब एक पीतल के गिलास में माटी वाली को चाय दी तो चाय उस पीतल के गिलास को देखकर माटी वाली ने बताया कि किस प्रकार से लोगों के घरों में अब पीतल जो है, तांबा जो है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया है। लोग इन अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई जो धरोहर के रूप में उपहार है वो सभी बेच देते हैं उन्हें औने और पौने दामों से, या कम दामों में उसे बेचकर उसके बदले में वो क्या खरीद लेते हैं? वो कांच के, मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं। लेकिन माटी वाली ये कह रही है कि माटी वाली को ठकुरायन या वो मालकिन कहती है कि हमें तो अपने पूर्वजों का आदर करना चाहिए, इसलिए हमें उनके द्वारा मिली हुई जो अनमोल वस्तुएं हैं उन्हें धरोहर समझकर हमें सहेज कर रखना चाहिए। अब माटी वाली क्या कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत होता है। मैं तो पागल मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। वो मालकिन को क्या कहती है कि मैं तो ये सोचकर पागल हो रही हूँ कि अब इस बुढ़ापे में, इस उम्र में मैं इस शहर को छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अर्थात एक शहर को छोड़कर इस उम्र में दूसरे शहर पर जाकर रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। ठकुरायन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। क्यों ऐसा माटी वाली ने कहा है? क्योंकि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, वो तो अपने मकान, धन संपत्ति के आधार पर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना तो घर बार है ना धन संपत्ति है, वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं या स्थापित होते हैं तो वहाँ पर उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माटी वाली ने भी ठकुरायन को यही कहा कि मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं, अर्थात मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। क्यों? क्योंकि जो उसका बूढ़ा पति है वो असमर्थ है, अशक्त है, बीमार है, और इसीलिए उसे अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए ये माटी एक घर से दूसरे घर में ढोनी पड़ती है। तो कहते कि मैं तो इस संसार में अकेली हूँ, तो मैं एक शहर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। और उसने जैसे ही ठकुरायन के घर में चाय वगैरह पी तो वो दूसरे जो घर था उसमें वो कंटर लेकर चली गई, और बाहर निकलकर सामने के घर से, अर्थात एक घर में जैसे ही वो माटी को डालती थी तो उसे दूसरे घर में डालने के लिए कह दिया जाता था। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, और सामने वाले घर ने भी उसे यह कहकर कि कल हमारे घर माटी का एक कंटर ले आना, यह कहकर उस मालकिन ने भी उसे 2 रोटियां दे दी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया, और लोग जाने तो जाने कि वह तो ये रोटी अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है, और उसने भी उन दोनों रोटियों को ही अपने पल्लू के साथ बांध लिया
उसने सोचा कि कोई लोग मुझे देख रहे हैं तो देखते रहें, मैं तो अपने पति, बूढ़े पति के लिए ही ये रोटियां ले जा रही हूँ, इसके लिए लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, उसे इस बात की चिंता नहीं थी। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। और जब वो घर पहुंचती थी तो आशक्त का मतलब बच्चों क्या होता है, कमजोर। कातर मीन्स क्या होता है, घबराई हुई। कि जैसे ही संध्या के समय, रात के समय वो ये सारा काम करके वो अपने घर, अपनी झोपड़ी में पहुंचती थी, तो उसका जो बूढ़ा पति था, जो कमजोर था, वो उसकी ओर कातर नजरों से उसकी ओर निहारने लगता था और वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता था। अब वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। और वो उसने सोचा कि वो 3 रोटियां देखते ही आज जो उसका बूढ़ा पति है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि आज उसे 3 रोटियां, क्योंकि किसी दिन उसे 1 रोटी मिलती थी, किसी दिन 2 मिलती थी, तो आज उसे 3 रोटियां मिली थी। इसलिए उसने कहा कि मैं जाते ही अपने बूढ़े पति को ये तीनों रोटियां जो हैं उसके हवाले कर दूंगी, और रोटियों को देखकर ही उसका चेहरा खिल उठेगा। क्यों खिल उठेगा बच्चों? क्योंकि वो पूरा दिन अपनी पत्नी, अपनी उस बूढ़ी पत्नी का इंतजार करता रहता था कि आज वो उसके लिए खाने के लिए क्या लेकर आएगी। तो आज 3 रोटियों को देखकर उसने ये सोचा कि उसका बूढ़ा पति जो है वो खुश हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं था, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। इसमें बच्चों माटी वाली ने बताया है कि उसे ये नहीं कि वो, उसका जो झोपड़ी थी, खोली थी, वो बिल्कुल उस शहर के बिल्कुल नज़दीक थी, बल्कि उसे वापस अपने घर जाने के लिए भी पैदल चलने में 1 घंटा लग जाया करता था। उसकी जो झोपड़ी थी वो बहुत दूर थी, और ऐसे ही जब वो प्रातःकाल अपने घर से निकलती थी तब भी उसे 1 घंटा तय करके उन घरों तक पहुंचना पड़ता था, और उस घर से माटा खान तक माटी लेने के लिए भी उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और अपने सिर पर बोझ उठाना पड़ता था। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर में, पूरा दिन माटा खान में माटी खोदते और विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। अर्थात सारा दिन जो है उस माटी वाली का ऐसे ही बीत जाता है कि वो एक कंटर भर कर लाती है, उस घर में उधेल देती है, फिर दूसरे घर में उसे माटी डालने के लिए कहा जाता है, तो वो उसी प्रकार से वो दूसरे घर के लिए फिर माटी लेने के लिए चली जाती है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अब अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसे वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उन्होंने बताया है कि माटी वाली के पास अपनी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी झोपड़ी नहीं है। ये जो झोपड़ी भी, जहाँ पर उसने झोपड़ी डाली हुई है, वो भी एक गांव के ठाकुर की जमीन पर डाली हुई है, और उसकी जमीन पर रहने का एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। बच्चों, बेगार का मतलब क्या होता है? बिना कुछ आमदनी लिए काम करना, अर्थात वो उस ठाकुर के लिए बिना मजदूरी लिए काम करती है, और उस ठाकुर ने इसीलिए अपनी ज़मीन के ऊपर उसे उस झोपड़ी बनाने के लिए कहा हुआ है। तो उसके बदले में वो काम करती, क्योंकि वो पैसा देने में तो बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि उसके पास पैसा तो किराया देने के लिए है ही नहीं, तो वो बदले में ठाकुर का कुछ काम कर देती है, जिसके बदले में वो पैसा नहीं लेती, और उसके बदले में उसकी ज़मीन पर उसने झोपड़ी डाली हुई है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, उस बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। अब वो कह रहे गठरी में बदल गए। गठरी में बदल गए क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि अब उसका जो बूढ़ा पति है वो चलने फिरने में असमर्थ है, अशक्त है, कमज़ोर है और बीमार रहता है। वो, उसने कहा है कि वो तो एक गठरी के रूप में परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि वो उसे चारपाई पर ही लेटा कर जाती है और सारा दिन ही वो उस चारपाई पर ही लेटा रहता है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिए। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां खिलाएगी ही, रोटियां भी नहीं खा सकता, एक भी रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5।
आज वो जाते समय अपनी झोपड़ी में जब संध्या के समय अपने घर जा रही है तो उसने एक पाव प्याज ले लिए, और आज वो ये सोच रही है कि वो जल्दी से इन प्याज को तल लेगी और बूढ़े को उन रोटियों के साथ प्याज तलकर परोस देगी, क्योंकि दो रोटियां खिलाने के लिए उसके पास कोई सब्जी तो तैयार है नहीं। तो उसने सोचा कि वो थोड़े से प्याज को तलकर उसके सामने दो रोटियां परोस देगी, लेकिन फिर वो ही कह रही है माटी वाली कि अब वो दो रोटियों से ज़्यादा नहीं पचा पाता, अब तो वो एक ही रोटी खा पाता है, बल्कि कभी कभी वो 1.5 रोटी, अर्थात वो क्योंकि बीमार होने के कारण जो है वो ज़्यादा रोटी भी नहीं खा पाता। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों में माटी वाली अपने काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट से पहले पहले ही जमा हो चुकी है, अर्थात क्योंकि उसने ठकुरायन के घर एक रोटी तो चाय के साथ खा ली थी, तो माटी वाली अपने बारे में बता रही है कि उसने एक रोटी तो पहले ही जमा हो चुकी है, मतलब उसके पेट में जा चुकी है, वो एक रोटी खा चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़े को अब रोटी की अब उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं। आज जब माटी वाली अपनी उस झोपड़ी में आई तो आगे जब भी वो आती थी तो उसके पाँवों की आहट सुनकर बूढ़ा उसकी ओर कातर नज़रों से देखने लगता था, लेकिन आज उसे वो देख उस माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात बच्चों माटी को छोड़कर, माटी को मीन्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उसकी बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है? तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। पुनर्वास का मतलब बच्चों क्या होता है? जो दोबारा से बसाने का कार्य करते हैं, उस उन अधिकारियों को क्या कहते हैं? पुनर्वास अधिकारी कहते हैं। तो जब उसने ये कहा कि तुम तहसील से अपने घर के प्रमाण पत्र ले आना कि तुम्हारा घर कौन सा है, उस कागज को देखकर उसके बदले में हम तुम्हें जमीन या घर दे देंगे। तो उसने कहा कि मेरी जो ज़िंदगी है वो तो सारी इस पूरे तमाम घरों में माटी देने में ही गुजर गई है। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? तो उन्होंने पूछा कि अगर घर नहीं है तो जिस माटा खान से तुम माटी लाती हो वो तुम्हारे नाम है? अगर वह है तो वो तेरे नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। तो माटी वाली ने कहा उस पुनर्वास अधिकारी को कि वो जो माटा खान है वो मेरे नाम से नहीं चढ़ी हुई है, वो तो मेरी रोजी रोटी है। उस माटा खान से जाकर मैं मिट्टी लेकर आती हूँ, वो मेरे नाम नहीं है। माटा खान तो तेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। तो उस अधिकारी ने कहा कि हमें तो रोजी का नहीं, हमें तो ज़मीन का कागज़ चाहिए, जिस कागज़ को देखकर उसके बदले में हम तुम्हें और ज़मीन दे सकते हैं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। यह वह बात तो मुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। बांध बनने के बाद वो कहती है कि मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि जब मेरी झोपड़ी भी चली गई तो मैं इस झोपड़ी को किसी और कहीं चली जाऊंगी, तो कहते हैं कि मैं क्या खाऊंगी, मेरे पास तो और कोई जीविका का साधन भी नहीं है। तो उस पुनर्वास अधिकारी ने कहा कि इसका फैसला तो तुम्हें ही करना होगा, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मची, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों इसमें क्यों आती जाती कह रही थी? क्योंकि शमशान जो है वो हर आदमी की आखिरी मंजिल होती है। क्यों? क्योंकि जो बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या है, जो हमारा शहरीकरण है, या कल कारखानों का विकास है,
इनके लिए ज़मीन जो है वो अब कम पड़ती जा रही है। गरीब आदमी जीवन भर परिश्रम कर अपने लिए छत भी नहीं जुटा पाता। माटी वाली भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रही है। उसके पति की मृत्यु हो गई है और बांध निर्माण के चलते टिहरी गांव में उसे शमशान घाट भी नसीब नहीं हो रहा था। माटी वाली के पास उसकी रोजी रोटी का साधन तथा उसकी अपनी झोपड़ी सब खत्म हो गई थी। इसलिए वो सड़क के किनारे बैठकर हर एक व्यक्ति को ये कह रही थी कि गरीब आदमी का कभी भी शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के पास इतना अधिकार तो ज़रूर होना चाहिए कि वो अपनी अंतिम सांसें तो एक ज़मीन पर ज़रूर ले सके। तो वो एक ज़मीन का टुकड़ा तो उसे ज़रूर नसीब होना चाहिए। लेकिन बूढ़ी उस माटी वाली के पति को वो भी नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ उस शमशान घाट में पानी ही पानी भर गया था। तो बच्चों, इस कहानी में विस्थापन की, उस माटी वाली के विस्थापन की समस्याओं को उजागर किया गया है। धन्यवाद।